चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पॉइंट है वो है फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, कल हमने कल के लेक्चर में इसके टाइप्स देखे थे, इसकी मीनिंग देखी थी, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट के अलग अलग टाइप्स को हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पर्टिकुलर जो बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप्स है उसके अंदर जो अलग अलग फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं उन फैक्टर्स को आज जान लेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था इस प्रकार से ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स है वो उसको हमने डिवाइड किया था इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। एक्सटर्नल फैक्टर्स को फिर से डिवाइड किया था माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में। इसके बाद हमने डिवाइड किया था मैक्रो को दो अलग सब पार्ट्स में, जिसका नाम था इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट एंड नॉन इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट। नॉन इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट को फिर से हमने डिवाइड किया था सोशल एंड कल्चरल बिजनेस इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल बिजनेस इन्वायरमेंट, नेक्स्ट है डेमोग्राफिक बिजनेस इन्वायरमेंट, एंड नेक्स्ट नेचुरल और फिजिकल बिजनेस इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल बिजनेस इन्वायरमेंट एंड लास्ट जो था वो था इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। ओके, ये हमने कल क्लासिफिकेशन देखा था, इसके बारे में डिटेल से हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे जाएंगे। अब यहाँ पे हर एक बिजनेस इन्वायरमेंट का जो टाइप है उसके अंदर जो अलग अलग से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं उन फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को। कल हमने कहा था कि इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर जो होते हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट फैक्टर्स में, तो सबसे पहला है कि बिजनेस की वैल्यूज एंड इथिक्स। उसके बाद बिजनेस के जो गोल्स होते हैं या बिजनेस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी एक फैक्टर है। ओके, उसके बाद मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, बिजनेस का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है वो इफेक्टिवली अगर होता है तो इम्पैक्टफुल हो जाता है। अगर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में या मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो क्या इसका इम्पैक्ट बिजनेस के फंक्शनिंग पर भी होता है। नेक्स्ट देखा था हमने रिलेशनशिप। ओके, रिलेशनशिप किसी कंपनी को या किसी बिजनेस को भी मेंटेन करना पड़ता है, ये भी इसका एक इंटरनल फैक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट है फिजिकल एसेट। बिजनेस के पास जितनी भी एसेट है, अगर एसेट कम है तो बिजनेस प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर सकेगा, इसलिए ये भी एक फैक्टर है फिजिकल एसेट। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कंपनी के पास कितनी है मार्केट में आज। दिन ब दिन कैसा होता है कि एक दिन में आप अभी आज मार्केट में ऐसे सिचुएशन कि एक दिन में 4-5 मोबाइल लॉन्च हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको पता चलेगा यहाँ से कि कोई भी एक टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट कैप्चर नहीं कर सकती है, इसलिए टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होना बहुत जरूरी है और उस इनोवेशन को एक्सेप्ट करना, उसके उसके बेस पर अपने बिजनेस को मैनेज करना ये भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कितनी है ये भी एक फैक्टर है कंपनी का इंटरनल इन्वायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिसोर्सेज। अब कंपनी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, कितनी क्या उनकी एफिशिएंसी है, कितनी कैपेसिटी है, ये भी बहुत मैटर करता है कंपनी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितनी है, कंपनी के पास कितनी फिक्स कैपिटल है या कितने अलग अलग रिजर्व है, कितने फंड्स है, कंपनी की कैपिटलाइजेशन कैसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है एज ए इंटरनल फैक्टर। जब आप अपनी कंपनी की स्टडी करोगे तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, कंपनी के अंदर कैसा बिहेवियर है या कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा है, कंपनी का कल्चर कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब आप इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी में ले रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है बिजनेस इमेज और गुडविल। बिजनेस की इमेज और गुडविल कैसे बनती है, जब आप अच्छा काम करोगे, जब आपके कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, सोसाइटी को आपकी कंपनी से या आपके बिजनेस से प्रॉफिट होगा, इससे आपकी जो कंपनी की गुडविल है वो बढ़ती रहेगी। ओके, तो कंपनी की गुडविल जैसी है वैसे कंपनी की फंक्शनिंग चलती है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी गुडविल खराब करने का काम नहीं करती, क्योंकि कंपनी को अपनी खुद की इज्जत प्यारी होती है, उसके लिए वो कुछ भी काम करने को तैयार रहते हैं।
यानी कि वो अच्छा ही काम करते हैं, क्योंकि उनको उनका माइंड ऐसा रहता है कि अपनी गुडविल खराब ना हो। तो कंपनी क्या करती है, अपनी गुडविल को बचाने के लिए वो अच्छे काम मार्केट में करती है। तो ये सब जो मैटर है, ये जो सब फैक्टर्स है, ये एज ए इंटरनल इन्वायरमेंट फैक्टर्स है। इन सभी में अब ये सब फैक्टर्स क्या है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स है। क्योंकि अब ये कंट्रोलेबल क्यों कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी क्या करती है, इन सभी फैक्टर्स को खुद कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि ये सब विद इन ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है। कंपनी किसी भी फैक्टर को कम कर सकती है, किसी भी फैक्टर को बढ़ा सकती है, किसी भी फैक्टर को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है या डिलीट भी कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर के फैक्टर्स होते हैं। कंपनी अगर इन्हीं फैक्टर्स के बेस पर इन सभी फैक्टर्स को एक ऑप्टिमम लेवल तक इनका यूज करके अगर फंक्शनिंग करती है मार्केट में, तो ऑब्वियसली वो कंपनी मार्केट में नंबर 1 की कंपनी बन सकती है। मगर दिक्कत ये बात की है कि कंपनी को खुद की इंटरनल इन्वायरमेंट के फैक्टर का ही पता नहीं रहता है। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन जो वो अपने मार्केट में सर्वाइवल करता है या मार्केट में सर्विसेज देता है, तो इन्हीं बातों को वो थोड़ा सा निगलेक्ट करता है। अगर इन फ्यूचर आप कभी बिजनेसमैन बनोगे, तब आप अपने इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर बहुत ध्यान दीजिएगा, कि क्योंकि इसके बेस पर ही आपकी कंपनी कितना डेवलप होगी, ये बहुत बहुत सारा डिपेंड करता है इस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स देखे थे। उनमें हमने डिवाइडेशन किया था दो पार्ट्स में, एक था माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट, अदरवाइज मैक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट। अब माइक्रो में क्या इंक्लूड होता है, माइक्रो में क्या इंक्लूड होता है, तो ये सब पॉइंट्स जिसमें कल हमने कहा था, एक आपको थोड़ा सा इसकी एक ट्रिक दी थी कि इसको इस फैक्टर्स को कैसे याद रखना है। तो कॉस्मिक कॉस्मिक ये वर्ड याद रखिए, इससे आपको ये सब माइक्रो फैक्टर्स याद रहेंगे। उसमें क्या है, कॉम्पिटिटर्स है, सप्लायर्स है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज है, जिसमें इसमें रिटेलर है, वो होलसेलर है और एजेंट है। RWA का मीनिंग रिटेलर, होलसेलर और एजेंट है यहाँ पर, ठीक है। ये सब क्या है, मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज है। उसके बाद कस्टमर या कॉमन पीपल या सोसाइटी, ये सभी फैक्टर जो है ये माइक्रो फैक्टर है। ये क्या होता है, ये क्लोज रिलेटेड रहते हैं किसी भी बिजनेस से। कल हमने डिस्कशन में किया, मैंने एक बात कही थी कि माइक्रो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो बिजनेस से बहुत क्लोज रिलेट करते हैं, क्योंकि ये इनका जो संबंध होता है किसी बिजनेस से, तो ये क्लोज होता है। क्योंकि इसमें अगर इसमें से किसी फैक्टर में यदि चेंज होता है, तो कंपनी के फंक्शनिंग में चेंज होगा, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में चेंज होगा। ये बात यहाँ पे बहुत इम्पैक्टफुल करता है माइक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की, आपके फैक्टर्स कैसे है। अगर आपके फैक्टर्स को आपने इफेक्टिवली मैनेज किया है, तो आपकी बिजनेस रन करने की जो कैपेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर आप इन माइक्रो फैक्टर्स को प्रॉपरली या प्रॉपर चैनल से आपने इनके रिलेशन मेंटेन नहीं किए, तो आपकी कंपनी को शायद बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना रहती है। क्योंकि आप देख लीजिए कि कोई भी बिजनेसमैन, उनके जो सप्लायर्स होते हैं उनका रिलेशन बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि एक फोन पर किसी भी वस्तु का किसी भी टाइम पर, कोई किसी भी दिन वो क्या कर सकते हैं, डिलीवरी मांग सकते हैं या किसी को गुड्स भेज सकते हैं। क्योंकि ये रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। यानी अब उसके बाद कॉम्पिटिटर्स होता है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है। कॉम्पिटिटर्स भी कंपनी के बहुत क्लोज रिलेटेड रहता है, क्योंकि एक ही प्रकार की कंपनी को दो अलग अलग आदमी अगर रन कर दे, तो कॉम्पिटिटर्स बनते हैं। तो कंप्यूटर्स बनने के बाद हमें सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि अपना प्रतिस्पर्धी क्या कर रहा है, वो उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके बेस पर अपनी खुद की प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब मार्केट में एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। अभी मार्केट में ऑनलाइन आप मोबाइल में फ्लिपकार्ट देखते होंगे या अमेजोन देखते होंगे, ओके। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने अभी फेस्टिवल टाइम है तो कुछ स्कीम्स लॉन्च की है। दोनों ने भी स्कीम लॉन्च की थी, मगर डेट फिक्स नहीं थी। अमेजोन की या फ्लिपकार्ट की जो बिग बिलियन डे, अभी कल परसों मैंने टीवी पे देखा था, बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है, मगर किसी ने, दोनों ने भी डेट नहीं बताई थी। जब फ्लिपकार्ट ने डेट को डिस्प्ले किया, इस तारीख से इस तारीख तक हमारा
जो सेल है वो चालू होने वाला है। उसके बेस पर फिर अमेज़न ने भी कुछ 1-2 दिन के बाद वो डेट रिलीज़ कर दी। ओके, तो ऐसा अपना कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा अपनी कंपनी के लिए ये समझना। ओके, माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये देखने में तो ये कंट्रोलेबल उतने अधिक नहीं रहते, मगर इनको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मैक्रो फैक्टर्स। अब मैक्रो फैक्टर्स में क्या है, मैक्रो फैक्टर्स में हमने डिवाइडेशन किया था दो टाइप्स में, एक तो इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स और नॉन इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे, इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स। अब इकोनॉमिक मैक्रो फैक्टर्स में कौन से फैक्टर्स है, ये इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। सबसे पहला है इकोनॉमिक सिस्टम, उसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ट्रेंड, नेशनल इनकम, इसमें जीडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। उसके बाद बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड आईआईपी यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। ओके, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम, उसी कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद है बैंकिंग सिस्टम, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट है टैक्स सिस्टम। उसके बाद है इकोनॉमिक सिचुएशन, इसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा रिलेटेड सिचुएशन इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम। ये सब सिस्टम इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड की जाती है। अब इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, किसी अभी पूरे वर्ल्ड में तीन ही इकोनॉमिक सिस्टम रहती है, एक तो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब किसी, अगर आपकी कंपनी इंटरनेशनल कंपनी या एमएनसी कंपनी है, किसी अन्य देशों में भी आप अगर बिजनेस करते हो, तो उस टाइम आपको ये इकोनॉमिक सिस्टम हो, पॉलिसी हो, ये ट्रेंड हो, इनको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किसी दूसरे देश में अगर आप अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश करना कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि उस देश में उस देश की इकोनॉमिक सिस्टम कैसी है। क्योंकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में अलग फंक्शनिंग की जाती है, वो उसमें से उसमें अलग अलग नियम होते हैं, कायदे होते हैं, एक्ट होते हैं। ओके, तो फिर बात है सोशलिस्ट जो इकोनॉमी होती है, उसमें अलग से फंक्शनिंग होती है, वर्किंग होती है, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा गवर्नमेंट और इकोनॉमी या गवर्नमेंट और बिजनेस का जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा कंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल दोनों बेस पर होता है। तो कैपिटलिस्ट में पूरा ही कैपिटलिस्ट यानी कि बिजनेस की मनमानी चलती है, इस प्रकार के सिस्टम में। सोशलिस्ट में पूरा कंट्रोलिंग गवर्नमेंट का होता है, मगर मिक्स में क्या होता है, कुछ कंट्रोलिंग गवर्नमेंट का होता है, कुछ कंट्रोलिंग बिजनेसमैन का भी होता है। तो किसी देश में अगर दूसरे देश में आप बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस देश की इकोनॉमिक सिस्टम कैसी है, कैपिटलिस्टिक है, सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। ओके, उसके बाद अगर किसी देश में आप या अपने ही देश में अगर कोई नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो आपको उस देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है उसको भी थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है, अगर आपका बिजनेस इससे रिलेट करता है तो। क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी 5 ईयर की होती है, या जो आपको बोलते हैं 5 इयर्स इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है। उसमें अगर आपके बिजनेस रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्नमेंट ने इंक्लूड किए, तो वो आपको सबसे पहले उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट का रूल क्या कहता है आपके बिजनेस के बारे में, ये समझने के लिए आपको जो उस देश की या उस इकोनॉमिक पॉलिसी को जानना बहुत जरूरी होता है। ओके, क्योंकि क्या होता है, किसी इकोनॉमिक पॉलिसी में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, फॉरेन करेंसी पॉलिसीज हो, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज हो, या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हो, या ट्रेडिंग पॉलिसीज हो, या सर्विस पॉलिसीज हो, इस अलग अलग पॉलिसीज में क्या करता है गवर्नमेंट पर्टिकुलर सेक्टर को कुछ कंसेशन देता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो वो कंसेशंस क्या है, रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो सब जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आपका बिजनेस इससे रिलेट है तो ये बातें आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी चाहिए कि अगर भविष्य में आप किसी बिजनेस को स्टैब्लिश करोगे, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या कह रही है, ठीक है। इकोनॉमिक ट्रेंड, अब करंट सिचुएशन में इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है, अगर
आप इकोनॉमिक ट्रेंड्स को अच्छी तरह से पहचान लोगे या उनकी स्कैनिंग अच्छी तरह से कर लोगे तो आपका जो बिजनेस है उसकी जो टाइमिंग है, बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट की टाइमिंग जो है वो गलत ना हो जाए। अगर आज की सिचुएशन में, आज कोरोना या कोविड-19 की सिचुएशन में अगर आप किसी होटलिंग बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? ठीक है, कल परसों 2 दिन से तो होटलिंग एस्टेब्लिश हो रही है। ओके, तो ऐसी सिचुएशन आती है कि पर्टिकुलर इकोनॉमी में क्या एग्जैक्ट करंट ट्रेंड क्या है उसका भी आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो, अगर आपने कोई भी बिज़नेस एस्टेब्लिश किया तो उसका बैड इम्पैक्ट आपके बिज़नेस पर हो सकता है। तो बिजनेस इस्टेब्लिश करने से पहले इकोनॉमिक ट्रेंड को भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, अगर ये बात कब मायने रखती है जब आप किसी अदर देश में या अपने देश में कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करते हो तो सामने वाले देश में जहाँ पर आप बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हो उस देश की जीडीपी क्या है, उस देश की जीएनपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना है, यानी कि उस देश की इनकम कितनी है, इसके बेस पर भी आपकी बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट डिपेंड करती है या आपकी बिजनेस की जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स को यहाँ पे माना जाता है जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हो तो बहुत ही डिटेल से इन्हीं सब फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है। एक्सपर्ट जो होते हैं, मैनेजर्स जो होते हैं, जो रिसर्चर जो होती है किसी कंपनी में वो सब इन्हीं फैक्टर्स के बेस पर बहुत सारा रिसर्च करते हैं और कंपनी को या कंपनी के मैनेजमेंट को अपनी राय देते हैं, अपना गाइडेंस देते हैं। ठीक है, उसके बाद बीओपी आईआईपी पोजीशन, बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें कोई एक देश जब अन्य देशों के साथ इंटरनेशनल ट्रेड करता है तो उसका सब जो रिकॉर्ड होता है वो बीओपी में लिखा जाता है। यानी कि अगर आपकी कंपनी है या आपका बिजनेस है तो आप पूरे ईयर का जो अकाउंटिंग करते हो तो उसको जो जितना खर्चा हुआ है, जितना सेलिंग हुई या कितना परचेसिंग किया, ये सब आप मेंटेन करते हो, उसको आप फाइनल अकाउंट्स कहते हो। ओके, जब किसी कंपनी का जैसे फाइनल अकाउंट होता है उसी प्रकार से एक देश का फाइनल अकाउंट जो होता है उसको कहा जाता है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें क्या होता है, एक देश ने दूसरे देश के साथ कितना इंटरनेशनल ट्रेड किया है उसकी रिकॉर्डिंग इस बीओपी में होती है। उसके साथ आईआईपी यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन है, एक देश ने दूसरे देशों में या दूसरे देशों ने किसी एक देश में कितना इन्वेस्टमेंट किया है, किस टाइप का इन्वेस्टमेंट किया है, ये सब रिकॉर्ड इस आईआईपी में होता है। आपको अगर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो सबसे पहले बीओपी स्टेटमेंट को आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी। आईआईपी यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन को सबसे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी और उसके बाद ही डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसी है, किसी देश की फाइनेंशियल सिस्टम कैसी है, उसमें कैसे कैपिटल जनरेशन करने का या कैपिटल फॉर्मेशन करने की मेथड कैसी है, ये इन्हीं से बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब आप बिजनेस इस्टेब्लिश करोगे तब आपको कैपिटल की आवश्यकता होगी। कैपिटल को आपको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सोर्सेस की आपको ये होगा, आपको जरूरत पड़ेगी। तब आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर देश में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो किसी एक बिजनेस की या आपकी बिजनेस की जरूरत को पूरा कर सकती है या नहीं, ये पहले आपको जांच लेना पड़ेगा। अगर आपने मान सपोज कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करना है आपको और उसके लिए 5-10 करोड़ रुपए चाहिए और आप सब ये 10 करोड़ रुपए मार्केट से कलेक्ट करना चाहोगे तो ऐसे सिचुएशन में आप कोई भी एक बैंक से तो हार्ड कैश आप कलेक्ट नहीं कर सकोगे, या आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अलग अलग सोर्स से ये 10 करोड़ रुपए आपको कलेक्ट करने होंगे। उस टाइम पे अगर आप कुछ कुछ कैश आप बैंक से उठा सकते हो, कुछ कैश शेयर मार्केट में शेयर इशू करके उठा सकते हो, या कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं या गवर्नमेंट की मदद से कुछ कैश आप जुटा सकते हो। ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम में अलग अलग सोर्सेस की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस है, या फाइनेंशियल सिस्टम में कैसी कैसी सुविधाएं उपलब्ध है, इन्हीं बातों का भी आपको स्टडी करनी होगी जब आप बिजनेस को रन करते हो या किसी बिजनेस को मैनेज करते हो। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम में
कैसी है, किस देश की बैंकिंग सिस्टम कैसी है, या अपनी ही देश की बैंकिंग सिस्टम कैसी है, कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं, किस ट्रांजेक्शन को कितना चार्ज देना पड़ता है, या किस प्रकार का ट्रांजेक्शन, किस प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए बैंक चार्ज करती है, या किस प्रकार के ट्रांजेक्शन के लिए कितना टाइम लगता है। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपना बिजनेस को एक अच्छी तरह से प्रॉपर रन करना चाहते हो। तो आपको फाइनेंशियल सिस्टम हो या बैंकिंग सिस्टम हो, इन सभी को आपको स्टडी करना जरूरी होता है। टैक्स सिस्टम, उसके बाद टैक्स सिस्टम जो है, किसी अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जितना भी आप ट्रांजेक्शन करोगे उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मगर टैक्स देने से पहले आपको उस देश में या किस देश में या अपनी देश में टैक्स सिस्टम कैसी है, इसका सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन है या नॉलेज जो है वो आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, यानी कि टैक्स के बारे में आपको कुछ जानकारी ही नहीं है, तो आप कितना टैक्स पे करोगे, कैसे टैक्स पे करोगे, या टैक्स को कैसा सेव कर सकोगे, ये इन्हीं सभी बातों को आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इन बातों को, इन्हीं प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको उस देश की या अपने देश की टैक्स सिस्टम को समझना होगा। ठीक है, उसके बाद है इकोनॉमिक सिचुएशन। इकोनॉमिक सिचुएशन में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब बातें, उन सभी बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन यानी कि कीमतों में बढ़ोतरी होना या कीमत में कमी होना, या गरीबी रेखा में जो लोग हैं उनका परसेंटेज बढ़ना या उनका परसेंटेज कम होना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का रेट जो है वो बढ़ना या उनका कम होना, सेविंग का जो रेट है या इन्वेस्टमेंट का जो रेट है ये बढ़ना या कम होना, ये सब बातें आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट करेगी। अब ये डायरेक्टली तो इम्पैक्ट नहीं करेगी, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है। ओके, तो अगर मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और जब आप बिजनेस स्टार्ट किया उसी टाइम में इंडिया के सब लोग जो है वो सब लोग गरीब हो गए, आप इसी सिचुएशन में आपका बिजनेस तो चल नहीं सकेगा। ओके, तो आपको एक जस्ट एग्जांपल था ये, कि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बाकी सब लोग गरीब हो गए, ऐसा नहीं होगा कभी। मगर हो गया तो क्या करोगे आप, आपका बिजनेस तो डूब जाएगा ना, क्योंकि बाकी सब लोग तो गरीब हो गए, तो इसलिए वो कुछ खर्चा नहीं कर सकते और आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट है वो परचेस नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा। मगर आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि भाई किसी एक कंट्री में कितनी पॉवर्टी है। ओके, पॉवर्टी रेशियो अगर ज्यादा है, मान लीजिए कि पाकिस्तान में पॉवर्टी रेशियो 80% है और अमेरिका में पॉवर्टी रेशियो 8% है, तो आपको बिजनेस इस्टेब्लिश करना है, तो आप किस कंट्री को प्रेफर करोगे, अमेरिका का करोगे या पाकिस्तान को करोगे? ऑब्वियसली आप अमेरिका को चूज करोगे, क्योंकि पाकिस्तान में 80% गरीबी है, तो वैसे इसमें वो लोग वहां पे बिजनेस करना पॉसिबल नहीं होगा। ये तो जस्ट एग्जांपल था, ठीक है। तो इसके लिए पॉवर्टी रेट हो या एम्प्लॉयमेंट रेट हो या सेविंग या इन्वेस्टमेंट रेट हो, इनकी करंट सिचुएशन क्या है, इन सभी का आपको स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद है इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस किस जगह पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, किस किस सेक्टर में गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रही है, इन बातों का भी आपको ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक इंडस्ट्री में इनोवेशन या जो क्रांति होती है, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि किस सेक्टर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है या क्रांति हो रही है, इन्हीं बातों का भी आपको ध्यान देना जरूरी है। कि यदि यदि मान लीजिए कि कोई भी ऐसा एक सेक्टर है, उसमें बहुत ही बूम सिचुएशन आई है, कि यानी कि उसमें डिमांड ज्यादा बढ़ गई, तो उस प्रकार की जो बिजनेस है, इस प्रकार की जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, डेवलप होती जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि आपका बिजनेस जो है किस प्रकार की इंडस्ट्री में आता है, किस प्रकार का बिजनेस है आपका, और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इन्हीं बातों को आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर्स में दूसरा फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। किस कंट्री में या अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसी है। अगर आपने मैन्युफैक्चरर हो, आपने अगर कोई गुड्स या कोई गुड्स अगर मैन्युफैक्चर की है, तो वो वही उसी गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अगर अच्छी है, तो आप प्रॉपरली अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। अगर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में कोई दिक्कत है या सोर्सेस नहीं है, बहुत ज्यादा सोर्सेस नहीं है, तो आप क्या कर आपको
बिजनेस को बहुत बड़े प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। इसलिए तो किसी देश में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम कैसी है इसके बेस पर आपके बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट का डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में जो रेल ट्रांसपोर्टेशन है ये दुनिया का सबसे सेकंड नंबर पर आने वाला रेल ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया नंबर 2 पे है। बाद में एयर ट्रांसपोर्टेशन में इंडिया जो है अमेरिका से कम है, चाइना से भी कम है, मगर बाकी कंट्री से अच्छी खासी अपनी एयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। रहा बात तो रोड ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप सभी को पता है कि अपने यहाँ के रोड कैसे है और बाकी कंट्रीज के रोड कैसे है, तो ये बातें आपको ध्यान में देना जरूरी है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल सिस्टम। किसी देश की एग्रीकल्चरल सिस्टम कैसी है, डेवलप है या अनडेवलप है या अंडर डेवलप है, ये बात भी किसी देश की बिजनेस के डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट करती है। क्योंकि अगर किसी देश का एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप है तो उस देश की इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो सकता है। वैसे तो इंडिया हमारा एग्रीकल्चरल स्टेट है या कंट्री है, तो उसके बेस पर जितना हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ है। जब आप अदर कंट्रीज की एग्रीकल्चरल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब आप जज करोगे तो उनके कंपैरिजन में इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनका जो रेशियो है, डेवलपमेंट का जो रेशियो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सिस्टम को भी आपको ध्यान में देना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई सब इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन। अब देखेंगे सोशल एंड कल्चरल डिस्कशन या कल्चरल फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ये सब किसके फैक्टर्स है, ये सब नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है। अब यहाँ से नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स चालू होंगे। पहला है सोशल एंड कल्चरल बिजनेस इन्वायरमेंट। अब ये सोशल एंड कल्चरल बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, उसमें होता है ट्रेडिशन, कस्टम्स, नेक्स्ट है वैल्यूज एंड इथिक्स, कल्चर, रिलीजन, नेक्स्ट है फैमिली एंड मैरिज स्ट्रक्चर, नेक्स्ट है एजुकेशन, रोल ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी, नेक्स्ट है सोशल अवेयरनेस, उसके बाद है सोशल बिहेवियर और लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, ये सब बातें जो है, ये जो फैक्टर्स जो है ये कौन सी फैक्टर है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। अब इन्हीं फैक्टर्स में यदि कोई चेंज होता है तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर होगा। अब ये कैसा होगा, अब ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका डीप एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। यदि किसी देश में या किसी राज्य में या किसी डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग ट्रेडिशन है, कस्टम है, तो उसके बेस पर आपको बिजनेस को रन करना पड़ेगा। वैल्यूज, कल्चर, रिलीजन्स अलग अलग है, तो उसके बेस पर आपको अपने बिजनेस को रन करना पड़ेगा। ओके, फैमिली एंड मैरिज स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी बहुत सारा इम्पैक्ट करता है। अब फैमिली एंड मैरिज स्ट्रक्चर का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। अब मान लीजिए कि पार्ले जी जो बिस्किट है, सभी को पता है पार्ले जी बिस्किट का जो पैकेट है, आपने देखा होगा वो पैकेट जो है वो 2 रुपए वाला भी पैकेट मिलता है, 5 रुपए वाला भी मिलता है, 10 रुपए वाला भी मिलता है, और उसके बाद जो बड़ा पैकेट है जिसको आप फैमिली पैकेट कहते हो पार्ले जी का, वो भी है। अब पार्ले जी कंपनी को अलग अलग पैकेट्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी, भाई वो तो 10 रुपए वाला पैकेट भी बेच सकते थे ना। ठीक है, उनको 2 रुपए वाला पैकेट बनाने की क्या जरूरत थी, या जो बड़ा पैकेट है 1 केजी 2 केजी वाला पैकेट बनाने की क्या जरूरत थी। अब ये जो पैकेजिंग का जो डिसीजन है ये फैमिली और मैरिज स्ट्रक्चर के बेस पर होता है। क्योंकि इंडिया में जो है फैमिली और मैरिज स्ट्रक्चर, आपकी यहाँ पे इंडिया में जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है। ओके, इंडिया में बहुत सारे लोग जो है जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अब जॉइंट फैमिली में रहने वाले लोगों के लिए पार्ले जी ने क्या किया कि जो फैमिली पैक है, जो बड़ा पैक है, वो उन्होंने पैकेजिंग में थोड़ा सा चेंज करके वो ऐसी फैमिली जो जॉइंट फैमिली है उनके लिए उन्होंने पार्ले जी का जो फैमिली पैक है वो स्टार्ट किया। ठीक है, बाकी जो इंडिविजुअल रहते हैं या अकेले रहते हैं उनके लिए 2 रुपए वाला जो पार्ले जी का पैकेट है वो भी बनाया है। ठीक है, ऐसा एक जनरल व्यू है। ऐसे अपने बिजनेस की जो फंक्शनिंग होती है उस पर इम्पैक्ट करते हैं। रिलीजन का अब छोटा सा एग्जांपल देख लो, जो अब थोड़ा सा आपको पता है कि बहुत सारे राष्ट्र जो है या देश जो है वो मुस्लिम कंट्रीज है या कुछ हिंदू कंट्रीज है या कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज है। अब ये धर्म की बातें जब आती है तो धर्म से रिलेटेड भी हमें अपने बिजनेस के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर दे दूं तो मैं आपको, मान लीजिए आपने एक टू व्हीलर बनाने की एक फैक्ट्री आपने इस्टेब्लिश की, आपने टू व्हीलर बना दी,
और सभी टू व्हीलर का जो कलर है वो कलर जो है वो आपने ऑरेंज कर दिया, ठीक है। ऑरेंज कलर की सब टू व्हीलर आपने बना दी, और वो सब ऑरेंज कलर की जो टू व्हीलर है वो आपने पाकिस्तान में जाकर बेच दी, ठीक है। आपको ऐसा है कि वो पाकिस्तान में उनको उसको बेचना है, ओके। अब ऑरेंज कलर की टू व्हीलर लेके आप पाकिस्तान में पहुंच गए, तो ऑरेंज कलर की टू व्हीलर की जो सेलिंग है वो पाकिस्तान में जितनी आपको एक्सपेक्टेड है वो उतनी नहीं होगी, ओके। मान लीजिए आपको ऐसा लगता था कि भाई दिन में 10 टू व्हीलर तो सेल होनी चाहिए थी, मगर उतनी नहीं हो रही है, ठीक है, एक दो सेल हो रही है। अब थोड़ा सा आपने थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर को थोड़ा सा स्टडी करने के बाद आपने फिर से टू व्हीलर बनाई इंडिया में आके, और उन सभी टू व्हीलर का जो कलर है वो ग्रीन कर दिया, ओके। अब ग्रीन टू व्हीलर लेके आप पाकिस्तान में चले गए और वहां पे वो टू व्हीलर बेचने लगे, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो एक्सपेक्टेड सेलिंग है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर मेन करता है, क्योंकि हमें हमें तो ये मुझे तो एक्चुअली ये एग्जांपल तो आपको देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कलर के बेस पर भी रिलीजन को बांटा जा सकता है, मगर मुझे अभी ये ये सुटेबल एग्जांपल लगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि अब ऐसी बातें भी आपको आपके बिजनेस के लिए ध्यान में रखने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये है रोल ऑफ वुमेन्स इन सोसाइटी, इसका एग्जांपल थोड़ा सा मैं बोल दूंगा यहाँ पे। अब आपके घर में हो या मेरे घर में हो, सबसे बड़ा जो कुछ मार्केट वाला जो डिसीजन होता है वो अपने घर की जो विमेन होती है उनके बेस पर ही होता है। आपके घर में सिचुएशन जैसी है, मेरे घर में भी वैसी ही है, ठीक है। अब आपके घर में कैसा है कि जब जब आपकी मम्मी बोलेगी ये सामान लाना है, ये इतना लाना है, ये उतना लाना है, जैसे आपकी मम्मी बोलेगी वैसे ही आपके पापा सामान लाते होंगे, ओके, मार्केट से। ये क्या है? ये अपनी इंडिया की जो विमेन्स सोसाइटी में जो रोल है, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड या परचेसिंग पावर रिलेटेड, या परचेसिंग रोल जो है अपने इंडिया में वुमेन्स का बहुत बढ़िया है या बहुत बड़ा रोल है इनका। क्योंकि अधिकतर घरों में क्या होता है कि जो घर की जो लेडी होती है वो डिसीजन लेती है परचेसिंग, मार्केटिंग, परचेसिंग बारे में, ओके। तो जैसे आपकी मम्मी कहेगी वैसे आपके जो पिताजी है वो, या भाई है, या जैसे आप होगे आपका भाई, वैसा ही आपके घर में जो कैपेसिटी है परचेसिंग का जो रोल है वैसा प्ले करते होंगे आप। ये इंडिया में ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में वुमेन्स का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। अधिकतर बाकी कंट्रीज में ये ज्यादा नहीं है, इंडिया से ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सोशल अवेयरनेस के बारे में, जब आप सोशल अवेयरनेस सोसाइटी के बारे में कितना अवेयर है, ये भी आपके बिजनेस के लिए बहुत इम्पैक्टफुल पॉइंट हो सकता है ये, ओके। वैल्यूज, इथिक्स, कल्चर, अब ये इन सभी एग्जांपल्स के बारे में आपको तो इन सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स का कैसा इम्पैक्ट हो सकता है आपके बिजनेस पर, इसकी आइडिया आपको आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम जाएंगे पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स के बारे में। पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। कौन से फैक्टर्स आते हैं इसमें? इसमें आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स, रोल ऑफ लेजिस्लेचर, नेक्स्ट है रोल ऑफ गवर्नमेंट, नेक्स्ट है रोल ऑफ जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशंस, नेक्स्ट है लाइसेंस प्रोसेसिंग, बिजनेस लॉज, फंडामेंटल राइट, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल लॉज, नेक्स्ट है कंज्यूमर लॉज, ओके। जो अपने इंडिया में अब पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं आपके बिजनेस के ऊपर, क्योंकि किसी देश की पॉलिटिकल पार्टी कैसी है, उसके उसके सिद्धांत कैसे है, उसके जो एजेंडा है, काम करने का तरीका जो है, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है आपके बिजनेस के ऊपर, ओके। जो उसके बाद में उस देश की जो न्याय व्यवस्था है, या उस देश का जो पार्लियामेंट है, या उस देश में जो नियम कायदे बनाने की जो प्रक्रिया है या जो प्रोसेस है वो कैसी है, उस देश का संविधान कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये सब बातें आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। तो किसी देश में बिजनेस लॉ कैसे है, फंडामेंटल लॉ कैसे है, ये सब बातें आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट करते हैं। मुझे लगता है अभी टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट में हम क्या करते हैं, अगर ये स्टॉप होती है तो फिर से हम 10-15 मिनट के लिए फिर से रिज्वाइन करेंगे, और ये पॉइंट हमें आज कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी 1 मिनट में ये बंद हो जाएगा, ये अभी की मीटिंग बंद हो जाएगी, फिर से लॉग इन करना है हम सभी को, क्योंकि हमें ये जो पॉइंट है ये कवर करना है, ठीक है।
बिजनेस लॉज, एनवायरमेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट जो है, या एनवायरमेंटल लॉज जो है, या कंज्यूमर रिलेटेड जो लॉज होते हैं या कायदे जिसको आप बोलते हैं, ये सभी अपने बिजनेस पर बहुत ही इम्पैक्टफुल रहते हैं। हम